दोस्तों नमस्कार। मैं शिवांशी अवस्थी वेयर हाउस वाले कंपनी से। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे जो बेसिकली वेयर हाउस से रिलेटेड हैं। और अगर कोई ओनर इस वेयर हाउसिंग के बिजनेस में आना चाहता है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज हम जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब देंगे मिस्टर रणविजय सिंह। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। मोस्टली लोगों के सवाल होते हैं कि वेयरहाउस की कॉस्टिंग क्या हो। देखिए, दो तरह के वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट होते हैं। एक होता है जो 8 से 10 मीटर की हाइट पे बनता है और दूसरा बनता है 14 से 15 मीटर की हाइट पे। तो जाहिर सी बात है, जो छोटी हाइट का वेयरहाउस बनेगा उसमें जो स्टील है वो कम लगेगा। बड़े वेयरहाउस में स्टील ज्यादा लगता है। तो जो पीवी स्ट्रक्चर के हाइट वाले वेयरहाउस होते हैं उनकी कॉस्टिंग होती है 800 से 1000। कंपनी किस तरह की क्वालिटी आप डाल रहे हैं, जैसे उसमें फ्लोर की भी कॉस्ट होती है, उसमें स्ट्रक्चर की कॉस्ट हाइट की वजह से बढ़ जाती है। और जो छोटे वेयरहाउस जिनकी हाइट छोटी होती है उनकी कॉस्टिंग करीब 600 से 700 रुपए पर स्क्वायर फीट होती है। तो इस तरह से आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और डिपेंड करता उस समय स्टील का क्या रेट है, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्टील का रेट भी वेरी करता रहता है। तो अगर आप ग्रेड वी वेयरहाउस बना रहे हैं तो मोटा मोटा ये मान के चलिए 600 से 700 रुपए पर स्क्वायर फीट। और ग्रेड ए वेयरहाउस बना रहे हैं तो 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक कॉस्टिंग आती है। दूसरा सवाल ये है सर कि कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस वेयरहाउस में मतलब क्या बेनिफिट रहता है। देखिए, कंप्लायंस वेयरहाउस जो होते हैं उसमें सारे अप्रूवल के साथ ओनर वेयरहाउस बनाता है। मतलब वो एक तो लैंड का सीएलयू कराता है, दूसरा वो लेआउट का भी अप्रूवल कराता है, तीसरा स्ट्रक्चर का भी अप्रूवल कराता है विथ फायर एनओसी। मतलब प्रॉपर फायर एनओसी विथ स्प्रिंकलर के साथ वो वेयरहाउस बनाता है। तो ऐसे वेयरहाउस जो होते हैं, जो कंप्लायंस के साथ वेयरहाउस होते हैं, एक तो कंपनियां उनको प्रेफर करती हैं, दूसरा उसका रेंटल बहुत अच्छा मिलता है, तीसरा फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई लीगल लिटिगेशन आ गया या कोई भी सरकार आई, उसने कुछ नियम चेंज किए, तो आपका वेयरहाउस सेफ रहेगा, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर अप्रूवल के साथ बनाया है। अगर आप विदाउट अप्रूवल कोई वेयरहाउस बनाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम फ्यूचर में भी रहती है, और कंपनियां जानती हैं कि अप्रूवल वाला वेयरहाउस नहीं है तो उसका किराया भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप जब भी बनाएं तो कंप्लायंस वेयरहाउस बनाएं। ओके। और सर जैसे कि कुछ लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट कराने से पहले हमें कॉमर्शियल लैंड को कॉमर्शियल करवा लेना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, लैंड जो होती है, मोस्टली जो लैंड वेयरहाउस के लिए लोग खरीदते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड होती है। हाँ। आप एग्रीकल्चर लैंड पे वेयरहाउस बनाएंगे ना, तो वो कोई मतलब उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप अगर प्रॉपर अप्रूवल के साथ वेयरहाउस बनाते हैं, प्रॉपर अप्रूवल के साथ मतलब आपने उस लैंड का यूज चेंज करा लिया, यानी जो भी अथॉरिटी लगती है उस लैंड की, चाहे वो जिला पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, या जो भी हो, जो भी अथॉरिटी उस लैंड, तो अगर उस अथॉरिटी से आप अप्रूवल ले लेते हैं, लैंड यूज चेंज करा लेते हैं कि सर ये लैंड है और मैं इस पे एक वेयरहाउस बनाना चाहता हूं, आप मेरा लैंड यूज चेंज कर दीजिए। तो अगर आप लैंड यूज चेंज करा के वेयरहाउस बनाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नियम यही है, सीएलयू कराए हुए आप अगर वेयरहाउस बनाते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। मीन्स अगर किसी ओनर को, अगर मान लीजिए लैंड कॉमर्शियल नहीं है तो वो अपने रिस्क पे ही वेयरहाउस बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। एंड एक सवाल ये भी है सर, सर जैसे अगर कोई वेयरहाउस ओनर इंटरेस्टेड है वेयरहाउस बनाने में तो उसका मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ओनर्स के सवाल रहते हैं कि क्या होना चाहिए। बहुत सारे ओनर ये सवाल पूछते हैं कि सर हम शुरुआत कहाँ से करें। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, अगर आपको वेयरहाउस बनाना है और आपके पास लैंड है, या तो आपके पास पुश्तैनी लैंड है या तो आप लैंड परचेज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले उसका एक लेआउट प्लान आपके पास होना चाहिए। कोई भी आर्किटेक्ट जो वेयरहाउसिंग का काम करता है या मकान बनाने नक्शे बनाता है, वो आपकी लैंड का लेंथ और विड्थ लेके और ऐसा एक लेआउट बना दे जिसमें आपको पता चले कि मेरे उस जमीन में कितना बड़ा बॉक्स बन रहा है।
जो नॉर्मल रेशियो होता है वेयर हाउसिंग का वो 60-40 का होता है, यानी 60% आप कवर्ड करते हैं और 40% ओपन रखते हैं। तो उस रेशियो से आर्किटेक्ट आपका एक लेआउट प्लान बना देगा। वो लेआउट प्लान हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कंपनियों को देने के लिए, कि हम कंपनी को दे देते हैं कि सर ये लैंड है, ये लोकेशन है और इतना बड़ा बॉक्स बनेगा इसमें। तो कंपनियां समझ जाती हैं यार हाँ मेरी रिक्वायरमेंट को ये मैच करता है। तो सबसे पहले लेआउट प्लान बनाना चाहिए। एंड सर अगर देखा जाए, क्योंकि आज के टाइम में वेयर हाउस स्ट्रक्चर्स भी 2-3 तरह के रहते हैं, तो वेयर हाउस होना को किस तरह का स्ट्रक्चर ज्यादा मतलब सूट करेगा? देखिए पहले जो वेयर हाउस बनते थे वो गोडाउन बनते थे। वो कैंची वाला कैंची पे डाल के शेड बना दिया करते थे ओनर। वो ड्यूरेबल होते नहीं थे। एक तो उसमें हाइट नहीं होती थी, दूसरा जब मौसम खराब होता था तो पानी या हवा या बहुत सारे जानवर चूहे घुस जाते थे। अब जो बिल्डिंगें बनती हैं वेयर हाउस की वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग बन गई है, जिनको पीवी बोलते हैं। पीवी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्पेस का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, एक तो उसमें हाइट बहुत अच्छी होती है, और अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं तो पूरा आप वेयर हाउस के अंदर एक ऑफिस भी बना सकते हैं, फ्लोर भी अच्छा बनता है, डॉक लेवल के साथ वेयर हाउस बनता है। उसमें हाइट इतनी अच्छी होती है कि उसमें रैक आप लगा सकते हैं, कई फ्लोर में वो वेयर हाउस आप बना सकते हैं। तो होता क्या है कि जो पीवी स्ट्रक्चर का वेयर हाउस बनता है वो ज्यादा कन्वीनियंट है बनस्पत की आप जो पुराने स्ट्रक्चर का वेयर हाउस बनाते हैं। तो मेरी राय में आप पीवी स्ट्रक्चर का वेयर हाउस बनाएं, कॉस्ट लगभग सेम होती है क्योंकि स्टील बराबर ही लगता है, तो कॉस्ट सेम होती है ऑलमोस्ट। दूसरा वो ड्यूरेबल होता है, एक तो मूवेबल भी होता है। इन फ्यूचर आप शेड को कहीं शिफ्ट करना चाहें तो एंकर बोल्ट पे होता है, आपने वो उठाया और कहीं शिफ्ट कर दिया। तो ये सबसे अच्छी बात है पीवी स्ट्रक्चर की। एंड सर जैसे पहले के टाइम में होता था कि टर्बो फैन लोग लगवाते थे, तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या रहता है? जैसे आज के टाइम में टेक्नोलॉजीज भी चेंज हुई हैं, तो टर्बो फैन ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, रूफ मॉनिटर ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं? देखिए टर्बो फैन का काम क्या था, टर्बो फैन का काम क्या होता है, वेयर हाउस के अंदर जो हीट क्रिएट होती है ना उनको बाहर कर देना। तो वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, और जब हवा ऊपर उठती है ना गर्म वेयर हाउस के अंदर, तो टर्बो को चलाती है और बाहर कर देती है हवा को। टर्बो में क्या होता था कि रिपेयर मेंटेनेंस हमेशा लगा रहता था, कि कभी टर्बो खराब हो गया, उसकी बेयरिंग खराब हो गई, तो उसमें बहुत सारा आवाज आता था। और जगह जगह टर्बो लगने से ना जब तेज हवा चलती थी तो कभी कभी उसके पानी आने का डर रहता था, या स्क्रू ढीला हो जाता था वहां पानी। तो उसकी जगह पे अब रूफ मॉनिटर आ गया। रूफ मॉनिटर में क्या होता है, वो एक ही शेड में वो एक बना देते हैं वेंटिलेशन के लिए, कि प्रॉपर आपका वेंटिलेशन भी रहे, एयरी भी रहे, और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि ऑटोमेटिक गर्म हवा को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो जो टर्बो लगता था, अब टर्बो का टाइम धीरे धीरे जा रहा है और रूफ मॉनिटर का टाइम आ रहा है। रूफ मॉनिटर बहुत कन्वीनियंट है, ये नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन मोस्टली ओनर अब रूफ मॉनिटर को ही प्रेफर कर रहे हैं। ओके। एंड सर जैसे कि वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउसेज में इंसुलेशन जो शीट होती है उसका क्या बेनिफिट है? देखिए इंसुलेशन शीट लगती क्यों है, इंसुलेशन शीट क्या होती है? इंसुलेशन शीट ये होती है कि एक ऐसी लेयर वेयर हाउस के अंदर लगा देना प्लास्टिक की या बबल की, जो वेयर हाउस की हीट को कम कर दे। उसमें कई लेंथ की आती हैं। तो इंसुलेशन का बेसिकली काम क्या होता है कि जो वेयर हाउस में हीट क्रिएट होती है वो शेड के नीचे चिपका दिया जाता है, उससे हीट कम हो जाती है, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर को वो मैनेज कर लेता है। तो एक तो शेड आपका जो है वो सिक्योर रहता है इंसुलेशन से, दूसरा हीट कम होती है। जब हीट वेयर हाउस में कम होती है तो वो जहां जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए बेनिफिट है, जो स्टॉक रखा जाता है उनके लिए बेनिफिट है। तो अब मोस्टली लोग अब इंसुलेशन कराने लगे हैं, मोस्टली लोग इंसुलेशन कराने लगे हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे इंडिया में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो इस वजह से इंसुलेशन क्या करता है, 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है और शेड स्ट्रक्चर को भी ड्यूरेबल रखता है, सुरक्षित रखता है। तो ये इंसुलेशन का फायदा है। ओके। एंड सर एक सवाल ये भी है कि जैसे बहुत सारे वेयर हाउस ओनर्स रहते हैं, वो वेयर हाउस बनाते तो हैं, बट किस तरह बनाना चाहिए, लाइक उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। देखिए कभी भी वेयर हाउस बनाइए
मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूं कि अगर कोई ट्रक से स्टॉक आया और आप वेयरहाउस में उसको रखना चाहते हैं, तो जो लेबर उस स्टॉक को उतार रहा है उसको बहुत दूर चल के जाना ना पड़े वेयरहाउस के कोने में, तो लेंथ ज्यादा रहे, विड्थ कम रहे। मेरे कहने का मतलब बहुत गहरान नहीं होना चाहिए, ट्रेन के डिब्बे की तरह वेयरहाउस नहीं बना होना चाहिए कि लेबर उतरा और वहां कोने पे जाने के लिए उसको बहुत सारा कदम चल के जाना पड़ा, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। उससे क्या होता है, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ती है, समय भी बढ़ता है, और दूसरा लोडिंग अनलोडिंग में बहुत सारा समय जाता है। तो अगर वेयरहाउस की लेंथ बड़ी हो, विड्थ छोटी हो, तो उससे क्या होगा ना, एक तो उसमें डॉक्स बहुत सारे बन जाएंगे और बहुत इजीली आप स्टॉक को लोड और अनलोड कर सकते हैं। तो हमेशा आप लेंथ को ज्यादा रखें, विड्थ को कम रखें। सर, वेयरहाउस में जो सेंटर हाइट होती है उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, सेंटर हाइट वो हाइट होती है जहां पे आप वेयरहाउस की क्लियर हाइट समझ सकते हैं। जो शेड होता है वो ऐसे बना होता है, तो उसमें दो हाइट होती है, एक क्लियर हाइट होती है सेंटर हाइट, और एक होती है शोल्डर हाइट। शोल्डर हाइट तक ही रैक्स लगते हैं, जो भी लॉजिस्टिक कंपनियां हैं वो शोल्डर हाइट तक ही रैक्स लगाती हैं। तो बहुत सारे लोगों के कंपनियों के सवाल आते हैं कि सर वेयरहाउस का शोल्डर हाइट क्या है। वो सवाल पूछने का पर्पज यही होता है कि हम वहां तक रैक्स लगा सकते हैं। तो अब जो नए वेयरहाउस बन रहे हैं उसमें ना मोस्टली लोग शोल्डर हाइट 12 मीटर तक ले जा रहे हैं, 12 मीटर 13 मीटर तक ले जा रहे हैं। तो शोल्डर हाइट ज्यादा होने से ना रैक ज्यादा लंबाई तक लग जाते हैं वेयरहाउस में। तो लॉजिस्टिक कंपनियां या जो रैक्स के काम करती हैं कंपनियां, उनको ज्यादा फायदा होता है कि G+3 G+4 वो वेयरहाउस के अंदर ही फ्लोर तैयार कर सकते हैं, जिससे उनकी कॉस्टिंग भी कम रहती है। कॉस्टिंग भी कम रहती है और कम जगह पे ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। जैसे सर वेयरहाउस, जैसे बहुत सारे वेयरहाउस ओनर्स क्या होते हैं कि पार्किंग स्पेस बहुत कम छोड़ते हैं या छोड़ते ही नहीं है। तो वेयरहाउस स्पेस में, पर्टिकुलर वेयरहाउस स्पेस में कितनी पार्किंग मतलब उन्हें छोड़नी चाहिए? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि विदाउट पार्किंग कोई वेयरहाउस चलता नहीं है, क्योंकि वेयरहाउस में स्टॉक जो आता है वो ट्रक के थ्रू ही आता है और ट्रक का मूवमेंट वेयरहाउस के अंदर होना चाहिए। लैंड ओनर क्या होता है, वो महंगी जमीन खरीदते हैं या जमीनों की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से सोचते हैं कि जितना एरिया कवर्ड कर लेंगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उतने का ही रेंटल मिलेगा। जबकि ये तरीका सही नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि आपको जो भी आप वेयरहाउस बना रहे हैं उसमें इनफ पार्किंग स्पेस दीजिए, जिससे क्लाइंट को कोई असुविधा ना हो। आप अगर 40% किसी वेयरहाउस में 40% अगर सेटबैक आप छोड़ते हैं, पार्किंग के लिए जगह देते हैं, तो ये सफिशियंट होता है। और जो भी कंपनी आपका वेयरहाउस रेंट पे लेने जाती है, जब वो अंदर घुसती है ना कैंपस में, तो समझ जाती है कि ओनर ने इसको बहुत सोच समझ के बनाया है कि हमारी गाड़ियां अच्छे से पार्क हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा वेयरहाउस बना देते हैं कि 60 फीट की गाड़ी ही नहीं लग पाए, 40 फीट की गाड़ी, एक गाड़ी लगी जो दूसरी गाड़ी लग ही नहीं सकती। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वेयरहाउस बनाए उसमें पार्किंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि कंपनियों का जो भी मूवमेंट होता है वो ट्रक के थ्रू होता है, और वहां अगर ट्रक पार्क ही नहीं हो पाएगा और रोड पे खड़ा करेगा अगर कोई कंपनी, तो उसके अपने अपने इश्यूज हैं। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप इनफ पार्किंग दीजिए, उसका बेनिफिट आपको ही मिलता है और लंबे समय तक आपका वेयरहाउस रेंट आउट रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपनियां समझ जाती हैं यार मेरे पास पार्किंग की जगह है। मतलब पार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेयर हाउसिंग में। एक सवाल और है सर, जैसे डॉक रहते हैं, एक नॉर्मल डॉक होता है, रनिंग डॉक होता है, तो क्या लाइक बेनिफिट कह सकते हैं या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में? देखिए, दो तरह के डॉक होते हैं। एक होता है सेपरेट डॉक, कि आपके शटर के सामने एक डॉक है, आपने गाड़ी लगा दी, लोडिंग अनलोडिंग हो गया। अब रनिंग डॉक बनने लगे हैं वेयरहाउस में, कि आपकी गाड़ी आई और अगर शटर नहीं खुला है या खुला है, वहां पे गाड़ी लगी है, तो आप बगल वाले शटर पे लगा सकते हो या बगल वाले डॉक पे लगा सकते हो। यानी कि वो जो डॉक जो वेयरहाउस के पहले शटर से लेकर लास्ट शटर तक बना हो, उसको रनिंग डॉक कहते हैं। रनिंग डॉक के इतने फायदे हैं कि अगर कोई आपका लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, वो डॉक फंसा हुआ है, तो आपका ट्रक दूसरे बगल वाले डॉक में भी लग सकता है। तो अब मोस्टली कंपनियां रनिंग डॉक बनाती हैं या ओनर रनिंग डॉक बनाते हैं, या कंपनियों की डिमांड होती है रनिंग डॉक की
कि चारों तरफ रनिंग डॉग बता दो, कहीं भी ट्रक लगा दो अपना। ठीक है, तो रनिंग डॉग में और सेपरेट डॉग में दिक्कत क्या होती है, एक गाड़ी लगी तो दूसरी लग नहीं पाएगी। एंड एक फायदा ये भी होता है, मान लीजिए लेबर अगर मान लीजिए थोड़ा सा बिजी है तो जस्ट साइड में भी हमने रख दिया स्टॉक को, उसका थोड़ा सा ये तो कन्वीनियंट काफी फायदा होता है रनिंग डॉग का।